Good afternoon, friends. Welcome to my channel, Friends Corner. Welcome to my channel, Friends Corner Legal Lender. कल हमने एक टॉपिक कवर कर दिया, इंट्रोडक्शन टू द मूड कोर्ट. I hope that introduction was clear with everyone. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज सीरीज पे देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए. अब हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन, जुरिसडिक्शन. जब हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं जुरिसडिक्शन, मतलब सॉरी मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स नहीं बना पा रहा हूँ और व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सोर्सेस कम है और ये मैं बिगनर हूँ. हो सकता है अगर आपको सपोर्ट मिला तो मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाने की कोशिश करूंगा अदर लॉ के सब्जेक्ट्स पे इंडिविजुअली मूड कोड को छोड़कर. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय व्यूअर हर्षिता सक्सेना, हु हैज कमेंटेड मी टू मेक सेम वीडियो on the emerging careers in the field of law. I'll definitely make on that too after researching on it, because I am also the beginner and I am also a law scholar final year. And now we go to the topic statement of jurisdiction. What is statement of jurisdiction? मतलब कि कोर्ट आपको क्यों सुने? Why should the court listen to your case? Which law book, which article, which section has authorized the court to listen to your case? Because अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है रेमेडी, राइट, अधिकार है तो वहाँ न्याय का अधिकार है तो हमारे पास रेमेडी भी हमें मिलना चाहिए. तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है न्यायपालिका, न्याय कहाँ से मिल गया. तो अब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टॉपिक समझ हमें जो राइट और रेमेडी का कॉन्सेप्ट जो आया था वो हमारे पास आया था उबी जस्ट इबी रेमेडियम. उबी जस्ट इबी रेमेडियम एक लैटिन वर्ड था जिसमें कहता है, ये चीज का वर्ड का मतलब है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. जहां आपके पास अधिकार है और आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ वहां पे आप रेमेडी लेने के लिए ऑथराइज्ड स्टेट के द्वारा एनफोर्स करा सकते हो. तो अब जुडिक्शन कैसे हो, डिपेंड कि आपका केस किस नेचर का. इज इट द केस ऑफ फ्रेश केस और अपीलेट, फर्स्ट अपीलेट और सेकंड अपीलेट. अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम अपना जुडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से बनाए जो मदर ऑफ द इंडियन लॉ है, या सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ है, या एनी अदर लॉ इन विच द केस विल गो. The first of all, I would like to make you the thing clear that jurisdiction does not depend on this book. मतलब depend on the book. It depends on the nature of the case. Sorry for the analogy, light has gone and we are facing a very difficulty during this period of corona that we have to sit in the home and make the videos. Otherwise, I will go to the studio and make videos for you. So the thing was that कि अब केस जुडिक्शन कैसे निकालें केस के लिए. अब हम बात बोलते हैं कि मान लीजिए जुडिक्शन क्या होता है. जुडिक्शन मतलब लोकस स्टैंड है. मैं आपको बार बार जब अपने इंट्रो लेक्चर में भी कह रहा हूं, मैं वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि लोकस स्टैंड है वर्ड से जुडिक्शन निकल के आया. लोकस स्टैंड है मतलब पावर टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट. ठीक है, मैंने आपके अपने पुराने लेक्चर में भी कहा था कि जो आपका कोर्ट है वो ओवरबर्डन पहले से ही और वो आपका केस क्यों सुनेगा जब तक उसकी अथॉरिटी नहीं. तो हम कहां से निकाले, चलिए आप आईपीसी में सेक्शन 376 खोल के देखिए. उसमें सीधा सीधी बोला गया गैंग रेप का पनिशमेंट. कोई भी बंदा जो गैंग रेप में इन्वॉल्व है उसको 20 साल नॉट लेस देन 20 इयर्स का पनिशमेंट दिया गया है. तो हम आपके लिए धारा पढ़ देता हूं. Where a woman is raped by one or more person constituting a group or acting in furtherance of common intention. यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट जो है मैं अगर आप चाहेंगे और आपके कमेंट्स में आएगा तो मैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को अलग से डिस्कस करूंगा. कॉमन इंटेंशन जैसे इतना जान लीजिए कि जहाँ पे सोच सारे लोगों की मिलती है वहां पे कॉमन इंटेंशन होता है. इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि 3 लोग बैंक लूटने गए थे, 2 अंदर गए, 2 बैंक लूटने टाइम 2 लोगों ने बैंक मैनेजर का मर्डर कर दिया. तो तीसरा बंदा बाहर पड़ा था. जब तीनों अरेस्ट हो जाते हैं तो तीसरा बंदा कहता है कि मैंने तो बैंक लूटा ही नहीं क्योंकि मैं अंदर गया ही नहीं था और मैंने बैंक लूटा ही नहीं और मैंने मर्डर नहीं किया. तो पुलिस ये कहती है जब आप उस चीज के बारे में जानते थे, कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है और पुलिस भी 34 सेक्शन 34 को लगाकर कॉमन इंटेंशन एस्टैब्लिश करती है. तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि अगर आप बाहर खड़े थे तो आपको इन्फॉर्म करना था कि लूटने आए थे. तो अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो मतलब ये आप कॉमन इंटेंशन आपका है.
और बाद में इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट लगते जाते हैं, जैसे रेस्ट गेस्ट लगता है और बहुत कुछ लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉमन इंटेंशन क्या होता है। कॉमन इंटेंशन में वो एक्ट कर रहे थे, each of them constitutes the acting in person of common intent has committed the each of them has deemed to commit the offense shall be punished with rigorous imprisonment। यहाँ पे rigorous imprisonment की बात की गई है, सिंपल imprisonment की बात नहीं करी गई। rigorous imprisonment कठोर कारावास, मतलब उनको मेहनत करवाई जाएगी, पत्थर तुड़वाए जाएंगे उस imprisonment में। shall not be less than 20 years but which may extend to life shall mean for the remainder that person is actual life or मतलब ये नॉट 20 साल से नीचे तो होनी नहीं है। और हो सकता है कि इसका ये जो 20 साल की कारावास है, जज अपना डिस्क्रिप्शन में होल लाइफ के लिए भी कर सकता है। फाइन का यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है। फाइन, अब जहां पे ये वर्ड फाइन यूज हुआ वहां पे कितना फाइन लगेगा कौन डिसाइड करता है, ये आप देखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे डिसाइड होते हैं फाइन, जहां पे सिंपल फाइन वर्ड यूज हुआ, अमाउंट यूज नहीं हुआ है। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें 20 साल से नीचे की नहीं। तो अब हमने पता कर लिया कि चलो 20 साल से नीचे की सजा नहीं मिल सकती। ये फ्रेश केस था, गैंगरेप हुआ था, एफआईआर पहुंची और कोर्ट में चार्ज लग रहे हैं, इंक्वायरी मतलब चार्ज लग गया। तो जज जब इंक्वायरी कर रहा है, जज कैसे जुडिक्शन कैसे डिसाइड होगा। बीइंग एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपको मिला गैंगरेप का, तो आप कैसे जुडिक्शन डिसाइड करोगे। तो अब हम यहाँ पे सीआरपीसी की मदद लेते हैं कि फ्रेश केस है, अब हमें चलना तो सीआरपीसी सिखाएगा। अब देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी। सेंटेंसेस व्हिच में मैजिस्ट्रेट अपार्ट द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास ऑथराइज्ड बाय लॉ, मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो भी कोर्ट है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है ऑथराइज्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब डेथ पेनल्टी वो नहीं दे सकता सीजीएम का कोर्ट, और एन इंप्रिजमेंट एक्सीडिंग 7 इयर्स भी वो नहीं दे सकता। इंप्रिजमेंट ऑफ लाइफ का भी पनिशमेंट वो नहीं दे सकता। सीजीएम कोर्ट 1 जो है वो 5 साल तक की सजा और 10,000 तक का फाइन दे सकता है। नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स भी वो भी सीजीएम कोर्ट 1 जूनियर मजिस्ट्रेट चीफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो 5,000 से ज्यादा तक का फाइन नहीं लगा सकता और इंप्रिजमेंट वो 7 साल तक ज्यादा नहीं दे सकता। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाला बात हो गया, वो डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजमेंट और एक्सीडिंग 7 इयर्स तक नहीं दे सकता, मतलब 7 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकता। और क्लास 1 मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता और 10,000 का ऊपर तक का फाइन नहीं लगा सकता। और क्लास 2 मैजिस्ट्रेट जो है वो 1 साल से ज्यादा क्लास 2 मैजिस्ट्रेट है वो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता और 5,000 रुपए तक ज्यादा फाइन नहीं लगा सकता, और दोनों दे सकता है वो। तो अब मान लीजिए यहाँ तो हमने देखा गैंगरेप में 20 साल तक की सजा है। 20 साल तक की सजा कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि एडिशनल सेशन जज के पास क्या पावर है। असिस्टेंट सेशन जज के पास जैसे सेंटेंस ऑथराइज डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, इंप्रिजमेंट ऑफ लाइफ भी दे सकता है, ठीक। और इंप्रिजमेंट होता है एक्सीडिंग 10 इयर्स। मान लीजिए अब असिस्टेंट सेशन जज जो है वो 10 साल के ऊपर की सजा दे सकता है, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ भी दे सकता है, डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, ठीक है। डेथ पेनल्टी दे सकता है। डेथ पेनल्टी कब दे सकता है असिस्टेंट सेशन जज? डेथ पेनल्टी तब दे सकता है कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म करेगी मैं डेथ पेनल्टी दे रहा हूं फॉर इस केस में, उस केस में दे सकता है। अगर हाई कोर्ट उसको अफर्म कर दे तो डेथ पेनल्टी सही है, राइट। तो अब हमने देखा चलो असिस्टेंट सेशन जज का इतना पावर, तो हम इनको सीजीएम के पास नहीं ले जा सकते जो नॉट लेस देन 20 इयर्स गैंगरेप में सजा रिकवर 376 डी में और लाइफ इंप्रिजमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब हम इसको क्लास 1 मैजिस्ट्रेट क्लास 2 मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में नहीं ले जा सकते, सीजीएम के कोर्ट में नहीं ले जा सकते, असिस्टेंट सेशन जज के में ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं सेशन जज के पास क्या पावर है। सेशन जज और सेंटेंस सेशन जजेस में पास सेशन जज में पास, तो सेशन जज के पास भी सेम पावर है, तो हम सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास ले जाएंगे। अब सेशन जज जब एब्सेंट है तो हम एडिशनल सेशन जज के पास ले सकते हैं जो उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ द सेशन जज। तो जब हम देख रहे हैं कि जुडिक्शन, हमें पता चला कि हम इसको लोअर जो उनसे लोअर कोर्ट है में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्लास 1 मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्लास 2 मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं ले जा सकते, सेशन जज कोर्ट में हम ले जा सकते हैं। तो अब हम जो ये 376 डी का ऑफेंस अगर ये फ्रेश केस है तो हम इसको
इधर डील करेंगे अब 20 ईयर्स से ज्यादा की सजा होगी, नॉट लेस देन 20 ईयर्स बोला हुआ है, तो इनके अथॉरिटी में है ही नहीं, जो इनके जुडिक्शन में है नहीं क्लास 1 क्लास 2 और सीजीएम कोर्ट में, ये उनके जुडिक्शन में, सेशन जज के जुडिक्शन में, सेशन जज कोर्ट में लगाना होगा। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एप्लीकेशन ऑफ लॉ यहां सीख रहे हैं कि कैसे जुडिक्शन देखते हैं, कैसे लॉ लीगल माइंड अप्लाई करते हैं। ये मूट कोर्ट का बेनिफिट है कि कम से कम आपको ये पता चला कि कैसे आप ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट जुडिक्शन डिसाइड होता है इन द फ्रेश केयर। लेकिन अब जो आपका प्रैक्टिकल प्रोसीजर है कि कितना जेरोक्स लगेगा, कितना कॉपीज लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, फैसिलेशन कैसे होगा, वो आप कोर्ट के द्वारा सीखते हैं। इंटेंसिव दैट्स वेरी यूजफुल। एम आई क्लियर? नाउ वी वेंट, मान लीजिए लोअर कोर्ट में सेशन जज के पास कोर्ट केस लगा, उस केस में डिसीजन आ गया, एक पार्टी कन्विक्ट हो गई, कन्विक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जा सकता है अपील के लिए। अब अपीलेट जुडिक्शन ये क्रिमिनल मैटर है, तो अपीलेट जुडिक्शन क्या होगा हम देखते हैं। तो अब अपीलेट जुडिक्शन अब कहां लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इसके अपील की बात कहां गई है? अब अपील की बात हाई कोर्ट में कही गई है। हाई कोर्ट क्या अपीलेट जुडिक्शन है, ओरिजिनल जुडिक्शन है, प्रिकनरी जुडिक्शन है। अपीलेट जुडिक्शन में अपील इन द केस है, ओरिजिनल मतलब उसकी जो ओरिजिनल पावर्स है, और प्रिकनरी जुडिक्शन, और प्रिकनरी जुडिक्शन आप पढ़िएगा एक बार, इसको मैं बताऊंगा। अगर आप इसमें चाहेंगे लेक्चर तीनों के डिफरेंस में तो मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन इसमें मैं बेसिक बता रहा हूं ये 3 जुडिक्शन है, लेकिन अभी हमें फिलहाल अपील देखना है। मान लीजिए इस केस का अपील जा रहा है, मूट कोर्ट है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है, तो अपील कैसे जाएगा? अब हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। जैसे आर्टिकल 132 है, 132 में आपका अपील इन क्रिमिनल केस, 131 में अपील, 132 से लेके 136 तक अपील की बात की गई, 132 में आपकी बात की गई अपील इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में अपील आपको कैसे जाएगी, कब जाएगी अपील? जाएगी तो हाई कोर्ट में जाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन लैंग्वेज देख लेते हैं क्या है। अपीलेट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट 132, सुप्रीम कोर्ट है द हाईएस्ट। अपीलेट जुडिक्शन जो आपका सुप्रीम कोर्ट में 132 में बात करता है, हाई कोर्ट में अपील जा सकती है, क्योंकि स्टेट के हाई कोर्ट जो वहां पे अपील जा रहे हैं। अब आप सॉरी फॉर द एनालॉजी, आप हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। हाई कोर्ट इज द अपीलेट जुडिक्शन। मान लीजिए हाई कोर्ट में भी अगर मान लीजिए एक पार्टी के फेवर में डिसीजन आ गया, दूसरा पार्टी अनसेटिस्फाइड नहीं है, तो आप वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुडिक्शन डिस्कस करते हैं 132। Throughout the country, it is said to the jurisdiction and powers of the Supreme Court in the money appellate jurisdiction can be inform criminal matter। आपका 132 जो बात करता है क्रिमिनल मैटर में बात करता है, क्रिमिनल मैटर का जो अपील जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो कैसे जाएगा? 130 अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आर्टिकल 132 सब क्लॉज 1, राइट। अब ऐसे जो अपीलेट जुडिक्शन है, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अपीलेट कोर्ट। जो आपका ट्रायल कोर्ट है उसमें हम कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। अब हम ट्रायल कोर्ट को कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट को कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। व्हाई ट्रायल कोर्ट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ लॉ? क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो है वो बियॉन्ड द लॉ बुक्स या लिटल लॉ के बाहर जाके जुडिस अपना डिसीजन नहीं दे सकता, इसलिए इट्स कॉल्ड कोर्ट ऑफ लॉ। मोर इट टॉक अबाउट द फैक्ट्स, लेस इट टॉक अबाउट द लॉ। हाई कोर्ट में हम थोड़े फैक्ट्स और थोड़े लॉ का पॉइंट पे ज्यादा बात करते हैं और फैक्ट्स के पॉइंट पे बहुत कम, तो इट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्योंकि जो
सीजीआईस है, जो जजेस है ऑफ हाई कोर्ट के, वो बिनॉट द लॉ बुक्स जाके अपना डिसीजन दे सकते हैं अगर ये समझे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। और सुप्रीम कोर्ट में हम खाली लॉ पे बात करते हैं कि हाईएस्ट एपीलेट अथॉरिटी है, तो एओआर जो है वही केस फाइल कर सकते हैं टू बी द लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस पे जो है तो आपका जो खाली लॉ पे बात होगा, क्योंकि वेरी लेस टाइम इज गिवन इन द सुप्रीम कोर्ट टू अफर्म योर डिसीजन। तो इसी हिसाब से हम अपीलेट कोर्ट जुडिक्शन डिसाइड करते हैं। अब हम एक बात करते हैं, अब कैसे पता चलेगा कि केस इज एडमिटेड इन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन और नॉट। तो हम एक लाइन यूज कर रहे हैं, फैक्ट्स में लाइन यूज होगा हमेशा, द लोअर द ट्रायल कोर्ट ऑफ, जो भी आपका कंट्री का नाम, द ट्रायल कोर्ट ऑफ द एक्ट अफर्म द डेथ पेनल्टी टू द accused in allegation charged against him. The case was moved by the accused to the high court and the court admitted the case and let it for its final disposal. जो आपके फैक्ट्स भी आपको बहुत कुछ बताता है, जो है आपका let for its final decision, मतलब जो आपका केस जो है वो कोर्ट ने एडमिट कर दिया, अब वो यूज कर रहा है कि मतलब वो आपका जो है कि उसने अब उसको उसके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा, अब उसका मतलब एडमिसिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है इश्यूज में कि whether the case filed in the high court is admissible or not, right? इस पे कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन जब ये लाइन मिसिंग है, लेट फॉर इट फाइनल डिस्पोजल, या ऐसा कुछ नहीं देख सकता, यू कैन चैलेंज द अपील टू, अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो अब इस केस में हम बात कर रहे थे, मान लीजिए ये हो गया, अब जुडिक्शन लिखे कैसे, व्हाट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग द जुडिक्शन, हाउ द जुडिक्शन शुड बी रोट। कि मान लीजिए तो हम प्रोसीजरल लॉ से जुडिक्शन निकाल लें, क्या कोर्ट हैज द ऑथोरिटी टू मर्ज अप द केसेस टुगेदर एंड फाइल द जुडिक्शन। मान लीजिए दो केस साथ में चल रहा है, कोर्ट ने देखा कि इस केस और इस केस में सेम बातें चैलेंज हो रही है, तो हम अगर इसको अलग अलग सुनेंगे तो इसका जो है बेनिफिशियल नहीं रहेगा, हम इसको एक ही साथ मर्ज अप करके भी सुन सकते हैं। तो कोर्ट अपना इनहेरेंट पावर यूज करके वो केस को अपने पास ले सकता है, या एडवोकेट कैन मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 इफ देयर साइंड सम लॉ पॉइंट मिसिंग और ऑर्डर इज नॉट दैट एफिशिएंट और द ऑर्डर इज नॉट प्रॉपर्ली इम्पंक्ड और पास अगेंस्ट देम और अगेंस्ट द अदर पार्टी। It is the inherent power of the court to see that application or admit that application. No advocate can force and no advocate can say that an application move and now it will be accepted too. But it is under inherent power. मैं आपको simply एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास एक चॉकलेट है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने भाई को आधा टुकड़ा दूंगा या उसका एक 1/4 दूंगा। अब वो मेरे को फोर्स नहीं कर सकता 1/4 टीचर। सिमिलरली इनहेरेंट पावर भी वैसे ही काम करता है फॉर द कोर्ट। जो आपका क्रिमिनल केसेस में सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी और सिविल केसेस में सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी सॉरी। तो इस हिसाब से हमने ये देखा कि इसका जुडिक्शन हो गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जो कि अब हम क्या देखते हैं कि मतलब हमने प्रोसीजर लॉ देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, जुडिक्शन देखने का मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग हम जुडिक्शन हम देखेंगे, इसका देखेंगे पार्ट 2 में देख सकते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी होते जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि अब एक फैमिली लॉ का केस है कि मान लीजिए एक लिव इन रिलेशनशिप में एक पर्सन था जो लिव इन रिलेशन में रह रहा था, लास्ट में उसने मतलब ही मैरिड अनदर मैन अबाउट टेलिंग अबाउट द रिलेशनशिप कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं। फिर उन्होंने एक कोर्ट में जो वाइफ थी उसने एक मान लीजिए द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया, उन्हें मेंटेनेंस हस्बैंड से चाहिए, 30,000 कोर्ट में फाइल किया कि उन्हें लिव इन रिलेशनशिप से भी मेंटेनेंस मतलब कॉस्ट चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये तीनों कौन से मैटर है, फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर में जुडिक्शन निकल रहा है कि नहीं, कि अपील की बात फैमिली एक्ट में, फैमिली कोर्ट एक्ट में की गई है कि नहीं। मान लीजिए हम अपील हम हाई कोर्ट से कर रहे हैं लेकिन अब फैमिली कोर्ट में अपील की बात की गई नहीं है, की गई है कि नहीं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सेक्शन 16 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट आप खोल के देखिएगा, उसमें अपील इन फैमिली मैटर्स की गई। जब हम तीनों मैटर को फैमिली कोर्ट की अपील में सुन सकते हैं तो हम इसको सुनेंगे, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है कि डीवी एक्ट से आपको लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे रही है और हिंदू एक्ट के सेक्शन 24-25 से उसको अपील में बात कर रहे हैं। 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हम बात करते हैं आपका अपीलेट जो है अपील एक्स पेंडलाइट, और अपील बिफोर जुडिक्शन हम 25 में बात कर रहे हैं और अपील ड्यूरिंग डिसीजन हम बात कर रहे हैं 24 में।
तो अब जो दो एक्ट कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है एक दूसरे में, हम बात करेंगे कि अपील हम देख रहे हैं, इससे अपील हम उधर देख रहे हैं कि अपील फैमिली लॉ में जा रहा है, क्योंकि अब ये नहीं है कि इग्नोरेंस ऑफ वन लॉ जस्टिस देगा, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉ जस्टिस नहीं देगा। इट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। जुडिक्शन ऑफ कोर्ट। अब बात करते हैं फाइन। जैसे अब मान लीजिए 376D में आपका फाइन का अमाउंट पता नहीं, आप जुडिक्शन देख रहे हैं फ्रेश केस में, मान लीजिए सेक्शन 29 से जज ने फाइन लगा दिया, मान लीजिए बंदे पे 2 लाख का फाइन लगा दिया, तो ऐसा कहा जाता है सेक्शन 63 ऑफ इंडियन पेनल कोड में, फाइन कैन बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। मतलब इसका सिंपली मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि फाइन अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। कैसे, इसका सिंपली बता रहा हूं, चाणक्य नीति से ली गई है बात कि मान लीजिए एक रिक्शा वाला उसके ऊपर 2 लाख का फाइन लगा दे, तो रिक्शा वाला बोलेगा ठीक है मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं तो आजीवन नहीं दे पाऊंगा वो फाइन। और आप एक करोड़पति है जो मतलब जिसके अरबों में अर्निंग्स है, उसके ऊपर अगर आप 10,000 का फाइन लगा दे उसके लिए तो कुछ नहीं है। ही विल बी मोटिवेटेड टू कमिट दैट क्राइम एंड वो सोचेगा चलो 10,000 देके तो खत्म करना है, 10,000 देके तो खत्म कर। फाइन इस हिसाब से डिसाइड होता है, सेक्शन 63 यही बोलता है कि फाइन कैन बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, कि फाइन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रजा जो है वो आपसे विश्वास उठा दे, आपकी सॉवरेन अथॉरिटी से विश्वास उठ जाए, तो ऐसा फाइन ऐसा होना चाहिए जज के पास जुडिक्शन, लेकिन सेक्शन 63 को हिसाब में रखते हुए फाइन देना चाहिए। तो मैं पार्ट 1 में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, पार्ट 2 में आर्ट ऑफ राइटिंग जुडिक्शन हम देखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे विदा चाहता हूं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग अपील जुडिक्शन, कैसे अपील में जाता है, कैसे हाई कोर्ट में अपील में जाती है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके जुडिक्शन पे लेक्चर बनाऊं तो मैं अलग से बनाऊंगा इस टॉपिक के कंप्लीट करने के बाद। मैं आपसे अब अलविदा चाहता हूं, इस वीडियो लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं।